हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेट क्विज। इस वीडियो में जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो रेलवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं यहाँ पर डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। बेसिकली ये जो सीरीज है जिसमें मैं रेलवे इंजीनियरिंग और बाकी अदर सब्जेक्ट्स लूंगा एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें इन सब्जेक्ट्स में बेसिकली स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है जहां पर कंटेंट सही से अवेलेबल नहीं है या कोचिंग्स में अच्छे से नहीं कवर किया जाता है ये सब्जेक्ट। सो आई वुड सजेस्ट जो भी स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लेक्चर्स जरूर देखें, बिकॉज जो कंटेंट है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कवरिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो बेसिक आइडिया ये रहेगा कि जो भी एसोसिएटेड कंसेप्ट्स हैं वो मैं बताता चलूँ आपको, और जो ईएससी के लिए बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे उसमें भी मैं रेलवे इंजीनियरिंग का जल्दी स्टार्ट करूंगा सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलवे ट्रैक्स में हमारा जो कॉरुगेशन होता है वो नॉर्मली किन स्ट्रेचेस में होता है, कहां पर होता है, बेसिकली वो हमें बताना था। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि कॉरुगेशन हमारा फेनोमेना क्या फेनोमेना है, तो कॉरुगेशन इज बेसिकली अ फ्लॉ, ठीक है, एक डिफेक्ट है जो हमारे रेलवे ट्रैक में हो जाता है। और कहां पर होता है? जो हमारा रेल है उसके हेड पे, जिसको हम रनिंग टेबल बोलते हैं। रनिंग टेबल का मतलब है जिसपे बेसिकली हमारा ये जो आपका रेल व्हील का ट्रेड है, दिस इज ट्रेड ऑफ रेल व्हील, ये हमारा रोल कर रहा है इस पे, ठीक है। तो जो ये टॉप टेबल है, जो रनिंग टेबल है, उस पे एक तरीके का फ्लॉ है। कैसे आप पहचानोगे, क्या सिम्टम्स हैं? बेसिकली सिम्टम्स ये हैं कि आपके रेल के टॉप में आपको पीरियोडिक अंडुलेशंस देखने को मिलेंगे, पीरियोडिक अंडुलेशंस जो वेव लाइक होंगे और ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोपोगेट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप फिजिकली देखोगे तो ये आपको जो डॉट दिख रहे हैं, दीज आर दी पीरियोडिक अंडुलेशंस। इनको आप डिप्रेशंस भी बोल सकते हो, छोटे माइन्यूट डिप्रेशंस हैं ये, मतलब हल्के से अगर स्लाइट स्पेस से गड्ढा बन जाता है बेसिकली, अगर हम इसको लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो दीज आर द माइन्यूट डिप्रेशंस जो एक पीरियोडिकल पैटर्न में आपको कुछ सर्टेन लोकेशंस में आपको रेल के टॉप पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये फिनोमेना आपको कहां पर देखने को मिलता है और क्यों फिनोमेना होता है, उसके बारे में भी हम कुछ फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो बेस्ड ऑन रिसर्च जो निकाले गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब होगा क्या, बिकॉज ये डिप्रेशंस बन गए तो जो व्हील जब ट्रैवल करेगा इसके ऊपर तो देयर विल बी वाइब्रेशंस, और जब वाइब्रेशंस होंगे तो जो हमारा ट्रैक स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड होगा, उसको मेंटेनेंस एफर्ट ज्यादा चाहिए होगा उसको मेंटेन रखने के लिए, उसके ट्रैक पैरामीटर्स मेंटेन रखने के लिए। तो ये जो हमारे एक्सेसिव वाइब्रेशंस हैं जो आपको ये दिख रहे हैं, दीज आर एक्सेसिव वाइब्रेशंस, जिसकी वजह से हमारा जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो ट्रैक का बढ़ जाएगा, ठीक है, और हमारे जो ट्रैक कंपोनेंट्स हैं वो वीयर आउट होंगे फास्टर रेट से। तो बेसिकली जो ये फेनोमेना है ये हमारा इनएविटेबल है, बट इसे हम रेगुलरली हमें एफर्ट्स करने होंगे मिनिमाइज करने के लिए। मिनिमाइज कैसे करेंगे? हमारी एक टेक्निक है दैट इज नोन एज रेल ग्राइंडिंग। इस रेल ग्राइंडिंग टेक्निक से हम जो हमारी डिप्रेशंस हैं इनको हम मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, रेगुलर पीरियोडिसिटी पे, ठीक है, ताकि जो हमारी रनिंग हो वो स्मूथ हो, हमारा जो ट्रैक का मेंटेनेंस एफर्ट हो वो कम हो। तो जो कॉरुगेशन है, अगर हम इसको फैक्टर्स को क्लासिफाई करें कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो जो रेल की मेटलर्जी है, जिन रेल्स में नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा होगा वो रेल्स हमारी कॉरुगेशन के लिए ज्यादा प्रोन होंगी, ठीक है। उसके बाद जो फिजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं ट्रैक की, जिसमें अगर हमारा ग्रेडियंट स्टीप है, यील्डिंग फॉर्मेशन है, यानी ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर हमारा ट्रैक स्ट्रक्चर रखा हुआ है तो वहां पर कॉरुगेशन के चांसेस ज्यादा हैं। लॉन्ग टनल्स में फिनोमेना प्रोन हो जाती हैं। इलेक्ट्रिफाइड सेक्शंस में, बिकॉज हमारा जो रेल्स हैं उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है तो वहां पर भी ये फिनोमेना प्रोन हो जाता है। जो ट्रेन ऑपरेशन है, हमारी हाई स्पीड और हाई एक्सल लोड के रीजन्स में कॉरुगेशंस के रिजल्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा।
जो स्टार्टिंग लोकेशंस ऑफ ट्रेन हैं और लोकेशन जहां पर ब्रेक्स अप्लाई करके ट्रेन हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो जहां पर सडन एंड स्टॉपिंग और स्टार्ट होगा ट्रेन का। तो बेसिकली ये जो चीज देखने को मिलती है आपको स्टेशन यार्ड्स में देखने को मिलेगी, जहां पे आपके स्टेशन है उनकी अप्रोचेस में। तो आप कभी आपको टाइम मिले तो स्टेशन के अप्रोच में जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 300-400 मीटर, तो वहां पे आपको रेलवे ट्रैक के जो रेल्स हैं उनमें आपको ये फिनोमेना देखने को मिलेगा। क्योंकि वहां पर होता क्या है, सिग्नल नहीं मिलता है, ग्रीन एंट्री नहीं मिलती स्टेशन के लिए, तो ट्रेन आके रुक जाती है और फिर सडन एक्सेलरेशन हमें करके स्टार्ट करना पड़ता है ट्रेन को। तो उन लोकेशंस पे जहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेन को और स्टॉप कर रहे हो, तो वो पैच जो होगा वहां पे आपको ये फिनोमेना देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो इसकी स्टडी है उसके बेसिस पर हम कोरुगेशन ऑफ रेल्स को बेस्ड ऑन दी एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें 2 फैक्टर्स छूट गए आपके। एटमॉस्फेरिक फैक्टर में जहां पर हमारा हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा यानी कोस्टल एरियाज होंगे, वहां पर आपका कोरुगेशन का इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और जहां पे सैंडी सॉइल है वहां पर भी आपको कोरुगेशन फेनोमेना ज्यादा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की बात करें तो शॉर्ट वेव कोरुगेशन है, हमारा इंटरमीडिएट वेव कोरुगेशन है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली वेव जो है ये बिकॉज अंडुलेशंस है तो वेव फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दीज वेव्स जो हमारी जो कोरुगेशन है इसमें वेवलेंथ जो होंगी उसकी वेवलेंथ की रेंज होगी 25 mm से 75 mm। ठीक है, इंटरमीडिएट में जो हमारी वेवलेंथ होगी वो 75 mm से 600 mm की रेंज में होगा, और जो हमारा लॉन्ग वेव कोरुगेशन है, लॉन्ग वेव कोरुगेशन में आपकी ग्रेटर देन 600 mm वेवलेंथ रहेंगी। तो जो शॉर्ट वेव कोरुगेशन है आपको कहां पे देखने को मिलेगा, जो आपके लाइट एक्सल लोड्स हैं। लाइट एक्सल लोड्स का मतलब जहां पर सिंपली आपकी पैसेंजर चल रहे हैं, पैसेंजर वाली ट्रेन चल रही हैं और हाई स्पीड हमारी सफिशिएंटली हाई है। तो ऐसी जो लोकेशंस हैं वो कहां पर आपको देखने को, जो मेट्रोज हैं, बिकॉज वहां पर आपके कम कोचेस चल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है, सडन एक्सेलरेशन और स्टॉपिंग है, बट एक्सल लोड्स हमारे बिकॉज हम वहां पे फ्रेट नहीं यानी गुड्स नहीं कैरी कर रहे हैं, तो वहां पे इस तरह के रीजन्स में हमें शॉर्ट वेव वाले कोरुगेशंस मिलेंगे। और ये जो शॉर्ट वेव वाला कोरुगेशन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ हाई अनप्लीजिंगली साउंड, बिकॉज स्पीड हमारी हाई है वहां पे, तो जब ट्रेन इन पर कोरुगेशन से निकलती है तो इट विल जनरेट अ अनप्लीजेंट हाई नॉइस लेवल, और इस वजह से इस कोरुगेशन को हम में जो रेल्स होंगी उनको हम रोरिंग रेल्स बोलते हैं। तो कोरुगेशन फिनोमेना इज रिलेटेड विथ दिस रोलिंग रेल्स, जहां पे आपको अनप्लीजेंट साउंड आ रहा है। रोरिंग का मतलब है दहाड़ना, तो बेसिकली अनप्लीजेंट साउंड की वजह से हमने इनको रोलिंग रेल्स बोला, विच इज सीन इन शॉर्ट वेव कोरुगेशन जनरली। जो इंटरमीडिएट वाला फिनोमेना है ये जनरली हमारा हाई फ्रेट वाला, जैसे अभी अब सीसी रूट मिला तो वहां पे आपकी जो वेवलेंथ है वहां पे आपको ज्यादा मिलेगी। तो हाई फ्रेट वाला जो ऑपरेशनल एरिया कॉरिडोर है वहां पर आपको इंटरमीडिएट वेवलेंथ वाला मिलेगा, जिस रूट पे हमारा फ्रेट ज्यादा चल रहा है। लॉन्ग वेव वाले में क्या है, जहां पर हमारी स्पीड बहुत है, जैसे आपका जो नेशनल कैपिटल रीजन में रैपिड ट्रांजिट मेट्रो बन रहा है एनसीआरटीसी जिसको बोलते हैं, तो वहां पे ट्रेन का ऑपरेशन बहुत ज्यादा स्पीड में होगा। तो वेरी हाई स्पीड वाली रीजन्स में हमारा जो वेव्स हैं कोरुगेशन की उनकी वेवलेंथ 600 mm की रेंज में होगा, तो उसको हम लॉन्ग वेव कोरुगेशन बोलेंगे। तो ये बेसिकली कुछ हमारे कोरुगेशन के फेनोमेना के कंसेप्ट थे जो आपको ध्यान रखने हैं। तो कोरुगेशन फेनोमेना आपको देखने को मिलेगा ट्रेन स्टॉप्स आर स्टार्ट उस रीजन में। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि हमारी जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन का मतलब जो हमारी ट्रेन सिर्फ पैसेंजर्स कैरी कर रही हैं, जिसपे आप लोग फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हो, तो पहली जो पैसेंजर ट्रेन है जो साउथ इंडिया में कहां से स्टार्ट हुई थी, तो जो करेक्ट आंसर है वो है रायापुरम। रायापुरम हमारा एक स्टेशन है, ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो इट इज लोकेटेड इन चेन्नई। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में ये लोकेटेड है स्टेशन। इसकी मैंने कुछ फोटोज आपको
लगा रखी है, आपको याद रखने में आसानी होगी। इसकी जो डिटेल्ड हिस्ट्री है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो रायपुरम रेलवे स्टेशन है ये हमारा सबसे पहले जो ऑपरेशनल हुआ था चेन्नई बीच और वाला जपेट सेक्शन ऑफ चेन्नई सबअर्बन रेलवे नेटवर्क इन चेन्नई। चेन्नई इज बेसिकली अ डिवीजन ऑफ सदर्न रेलवे। तो हमारा रायपुरम स्टेशन जो है ये जोनल रेलवे जो आता है ये सदर्न रेलवे आता है, वहां के चेन्नई डिवीजन में ये स्टेशन हमारा ऑपरेशनल है। और ये बेसिकली हमारा सेकेंड ओल्डेस्ट ऑपरेशनल स्टेशन है, ध्यान रखना है, सेकेंड ऑपरेशनल स्टेशन, इट इज नॉट अ फर्स्ट ऑपरेशनल स्टेशन। ठीक है, जो अभी चल रहा है, जिसकी बिल्डिंग हमने रिटेन करके उसको ऑपरेशनल किया हुआ है। और जो फर्स्ट ऑपरेशनल स्टेशन है दैट इज हावड़ा रेलवे स्टेशन। अगर आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो बॉम्बे एंड थाने वाले स्टेशन थे जहां पर पहली बार ट्रेन चलाई गई थी 1853 में, वो हमारे स्टेशन अभी ऑपरेशनल नहीं है। तो ठीक है, तो टू ओल्डर स्टेशन जो है दे आर नो लॉन्गर, बॉम्बे एंड थाने आर नो लॉन्गर ऑपरेशनल। उनकी जगह हमने नए स्ट्रक्चर्स बना के नया स्टेशन बना लिया। लेकिन जो हमारा हावड़ा रेलवे स्टेशन है, अगर आप गए होंगे तो दैट इज द फर्स्ट ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन जो बना था और दैट इज ऑपरेशनल। और सेकेंड ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन जो है जो ऑपरेशनल है आज की डेट में दैट इज रायापुरम। ठीक है, एंड इट इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो सेकेंड स्टेशन ओवरऑल इंडिया में है और फर्स्ट रेलवे स्टेशन जो ऑपरेशनल है साउथ इंडिया का दैट इज रायापुरम। ठीक है, और फर्स्ट ट्रेन जो स्टार्ट हुई थी वो हमारी जून 1856 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बिकॉज बॉम्बे और थाने स्टेशन के ओरिजिनल स्ट्रक्चर रिटेन नहीं किए गए, नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो जो रायापुरम स्टेशन है दिस रिपेन्स द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इन एंटायर सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज ये भी हमारे सदर्न पोर्शन में आते हैं बॉम्बे एंड थाने। तो हम रायापुरम को कह सकते हैं कि इट इज द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ सदर्न इंडिया, जहां से ट्रेन रायापुरम और वालाजेपेट सेक्शन के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, तो कुछ स्टेशन बिल्डिंग के फीचर्स हैं। जो ओरिजिनली स्ट्रक्चर हमारा 1870 में कुछ ऐसा रायपुरम स्टेशन था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। और जो उसके बाद नेक्स्ट एक स्टेशन की बात कर रहे हैं खोपुली रेलवे स्टेशन। तो जो खोपुली रेलवे स्टेशन है इसको हम कंपोली रेलवे स्टेशन भी कहते थे। ये सब अर्बन रेलवे स्टेशन है जो कि मुंबई सब अर्बन रेलवे यानी वेस्टर्न रेलवे सेंट्रल लाइन पे सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है। दिस इज सेंट्रल रेलवे, जोनल रेलवे ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, रायापुरम। और जो पेरम्बूर स्टेशन है बेसिकली ये भी चेन्नई डिवीजन का स्टेशन है। और यहां पर हमारी 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जहां पर जो कोचेज हैं ट्रेन के वो बनाए जाते हैं, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हमारी 1955 में पेरम्बूर यानी चेन्नई में स्टैब्लिश की गई थी। तो बेसिकली रायापुरम और पेरम्बूर दोनों ही चेन्नई डिवीजन में सिचुएटेड है, लेकिन रायापुरम इज द फर्स्ट ओल्डेस्ट स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया जहां से पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, और जिसकी बिल्डिंग जो है वो अभी भी रिटेन करके हम उस पर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिग्नल इज कॉमनली यूज्ड इन स्टेशन यार्ड्स। स्टेशन यार्ड्स, ये मैंने जो कोई स्टेशन दिखाया हुआ है, दिस इज अ गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, दिस इज गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो आप देख पा रहे हैं दिस इज द एफओबी, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ ट्रेन आप देख पा रहे हैं इस डायरेक्शन में जा रही हैं और कुछ ट्रेन हमारी इस डायरेक्शन में आ रही हैं। ठीक है, और ये हमारे जो सिग्नल्स लगे हुए हैं दीज आर द सिग्नल्स। अभी मैं इनको डिफाइन नहीं कर रहा हूं, तो दीज आर द कलर लाइट सिग्नल्स, बिकॉज अभी जो मॉडर्न रेलवे सिस्टम है उसमें हम लोग कलर लाइट सिग्नल्स पर जा रहे हैं जहां पे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है। अभी हम लोग सेमाफोर सिग्नलिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो कुछ पुराने रेलवे स्टेशन है जहां पर आप ये देख सकते हो कि सेमाफोर सिग्नलिंग सिस्टम भी अभी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब यहां पर जो पूछा गया है कि इन स्टेशन यार्ड्स में जब रेल कोचेस होते हैं हमारे, उनके शंटिंग पर्पस के लिए हम किस टाइप का सिग्नल यूज करते हैं। तो जो डिस्क सिग्नल्स हैं इनको हम लोग मिनिएचर सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है, सब्सिडरी सिग्नल भी बोलते हैं, विच आर यूज्ड फॉर द शंटिंग ऑपरेशंस। अब बेसिकली शंटिंग क्या है, शंटिंग को मैं आपको बता देता हूं। शंटिंग इज बेसिकली दी
मूवमेंट ऑफ व्हीकल। व्हीकल क्या है यहां पर? ट्रेन हो सकती है, ट्रेन के कोच हो सकते हैं, बेसिकली ट्रेन का कोच हो सकता है, ट्रेन का इंजन हो सकता है जिसको हम लोग लोकोमोटिव होते हैं। अब उस लोकोमोटिव या ट्रेन के कोच के मूवमेंट को फ्रॉम वन लाइन टू अनदर, फ्रॉम वन लाइन टू अनदर, जो कि इन्वॉल्व कर रहा है क्या? अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। ये कुछ की फीचर्स हैं शंटिंग ऑपरेशन के, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। सपोज ये आपकी एक ट्रेन आके खड़ी हुई है, ठीक है, इसमें ये इंजन लगा हुआ है। अब इस इंजन को हमें, सपोज ये ट्रेन इधर से आके इधर खड़ी हो गई, इसका इंजन यहां पे है, ठीक है, दूसरे एंड पे। अब इस इंजन को आपको इस लाइन में ले जाके, यहां पे ले जाके इस डायरेक्शन में यहां कहीं फिट करना है या यहीं फिट करना है। सपोज इसको यहां पे फिट करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पे इस वाले ट्रेन के कोचेस से इसको डिटैच करेंगे। पहले यहां डिटैचमेंट होगा, फिर इसका मूवमेंट होगा जो कि सिग्नल कंट्रोल्ड भी हो सकता है। तो और फिर इसको जाके यहां पे इस वाले कोच में, जो येलो कलर की ट्रेन दिख रही, इसमें आपका अटैचमेंट होगा। तो अटैचमेंट डिटैचमेंट हो गया और ट्रैक चेंज भी इन्वॉल्व हो गया कि एक ट्रेन से दूसरे ट्रैक में ले गए। और ऐसा भी हो सकता है कि सेम ट्रैक में आपको कोच लगाना हो किसी इंस्पेक्शन कार में, ऐसा भी पॉसिबल है। तो सेम ट्रैक पे भी आपका शंटिंग हो सकती है, दूसरे ट्रैक में भी जो मूवमेंट हुआ वो भी शंटिंग हो गई। तो जब ये प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कुछ रेगुलेटरी सिग्नल्स चाहिए। तो जो रेगुलेटरी सिग्नल्स हम यूज करते हैं, दीज आर डिस सिग्नल्स विच आर बेसिकली रेगुलेटरी फॉर शंटिंग ऑपरेशन, ठीक है। हमने शंटिंग को कंट्रोल करनी है तो हमने डिस्क सिग्नल लगाए। अब डिस्क सिग्नल कुछ दिखते कैसे हैं, आपके कुछ इस टाइप के इंस्टॉल्ड होंगे, जिसमें व्हाइट सर्कुलर बैकग्राउंड में आपका एक रेड बैंड होगा, ठीक है। और दो आपके ये नाइट के लिए आपके दो मार्किंग्स दी हुई है जिसमें रेड और ग्रीन सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। अभी ये चीज सिस्टम जो नया अभी प्रैक्टिस है इसमें शिफ्ट हो गई। अभी ये जो आपके वर्टिकल पोस्ट दिख रहे हैं ना, ये अरेंजमेंट हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। और शंटिंग को हम कलर लाइट सिग्नल से कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप तभी देख पा रहे हैं कि यहां पर इस तरह का कोई सिग्नल नहीं लगा हुआ है। ये दूसरे यार्ड का है फोटो है जहां पर ये सिग्नल लगे हुए हैं, जहां पे बेसिकली सेमाफोर सिग्नलिंग अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब जो पुराने स्टेशन हैं जहां पर अभी मैकेनिकल इंटरलॉकिंग चल रही है या आपका भी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग नहीं यूज हो रही है और सेमाफोर सिग्नलिंग वहां पर अभी एग्जिस्ट कर रही है, तो आपको इस तरह के सिग्नल्स देखने को मिलेंगे विच आर नोन एज शंट सिग्नल्स। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि दीज आर यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग द शंटिंग मूवमेंट्स इन स्टेशन यार्ड्स, ठीक है। तो जो इनका शेप है ये डिस्क टाइप का शेप है जिसमें सर्कुलर डिस्क है, रेड बैंड है और व्हाइट बैकग्राउंड है, यदि आपको ध्यान रखना है। और ये सेंट्रल पाइवेट के अराउंड घूम जाता है, जिसमें आपके दो होल्स प्रोवाइडेड हैं, और वन फॉर रेड लैम्प एंड अदर फॉर ग्रीन लैम्प फॉर द पर्पस ऑफ नाइट इंडिकेशन, ठीक है। तो ये जो पर्पस है ये आपके नाइट इंडिकेशन के लिए है, ठीक है। और जो आपका कलर है ये आपका व्हाइट रेड वाला जो कॉम्बिनेशन है ये आपका दिन में इंडिकेशन के लिए है। तो अगर आपकी ये रेड बैंड हॉरिजेंटल रहती है तो दिस इज नोन एज ऑन पोजीशन, और ये आपकी इंक्लाइंड रहती है टू दी हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल डायमीटर, तो दिस इज नोन एज ऑफ पोजीशन। तो ऑफ का मतलब है कि यू आर अलाउड टू मूव, ऑन का मतलब है कि यू आर इन डेंजर, ठीक है, उस समय आपका मूवमेंट नहीं होगा। तो जब शंटिंग करानी होगी तो ये आपको इंक्लाइंड रखना पड़ेगा। जैसे अभी आपका सपोज अगर आप ये देख पा रहे हैं ये आपका ट्रैक है, ठीक है, आपको शंटिंग के लिए इधर जाना था, ठीक है, और ये जो रूट है ये आपका इस वाले ट्रैक के लिए बना हुआ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे टर्नआउट का तो इसका मतलब आपका जो ये बैंड रहेगा ये हॉरिजेंटल रहेगा कि आप अभी इस डायरेक्शन में शंटिंग नहीं कर सकते हो। अगर करना होगा तो आपको इसको इंक्लाइंड करना होगा, दैट इज कंट्रोल्ड मैकेनिकली, लीवर आर्म्स वगैरह से हम इसको कंट्रोल करके इसका सिग्नल चेंज करेंगे फिर ही मूवमेंट कराएंगे,
ठीक है। तो नाइट टाइम में ये वाला ग्रीन जल जाएगा, और अगर रेड इंडिकेशन करना है तो आपका रेड वाला इंडिकेशन चल जाएगा। तो दीज आर द सिग्नल्स जो आपको शंटिंग ऑपरेशंस में हेल्पफुल होंगे। तो बाकी सिग्नल्स अभी जब रिलेवेंट क्वेश्चंस आएंगे मैं वहां पर डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो दीज आर द डिस सिग्नल्स जो आपको शंटिंग ऑपरेशंस में आप यूज करेंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू द कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज मेजर्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट द टिम्बर्स की कौन सी प्रॉपर्टीज हमारी कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि एक हमारा इंस्टीट्यूट है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है। तो इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जो हमारे टिम्बर स्लीपर्स हमारे यूज किए जाते हैं उनकी सुटेबिलिटी को चेक करने के लिए कि वेदर दे आर सुटेबल एज अ स्लीपर, एज अ रेलवे स्लीपर, मतलब जो हमारी टिम्बर पर्टिकुलर स्पेसी है वो हम रेलवे स्लीपर उससे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, वो यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जाता, बिकॉज रेलवे स्लीपर्स की अलग हमारी रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू डायनामिक लोड्स, रोलिंग लोड जहां पे ट्रेन चल रही है आपकी। तो इस वजह से इन्होंने एक सुटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए टिम्बर स्पीसीज के लिए एक इंडेक्स नंबर इवॉल्व किया। अब वो इंडेक्स नंबर बेसिकली एक न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल इंडिकेटिव नंबर होगा जो रिप्रेजेंट करेगा कि हम डिसाइड कर सकते हैं उससे कि पर्टिकुलर टिम्बर स्पीसीज जो हम यूज करने वाले हैं स्लीपर बनाने के लिए वो सुटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो और वो इंडेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उसको। अब इस मैकेनिकल स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज आएंगी जिसको ये रिप्रेजेंट करता है, दैट इज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब हार्डनेस और स्ट्रेंथ में क्या क्या पैरामीटर्स लिए गए हैं इस इंडेक्स नंबर को इवॉल्व करने के लिए, उसके लिए हमारा एक आईएस कोड है जो कि स्पेसिफाई करता है कि हमारी कोडल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहां पर सजेस्ट किया है। तो आईएस कोड के बारे में भी बात करेंगे और हार्डनेस और स्ट्रेंथ में कौन कौन से पैरामीटर्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो जो इंडेक्स नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S+10H से डिवाइडेड बाई 20, S+10H डिवाइडेड बाई 20। अभी इसका एलैबोरेट में हम बात कर लेंगे। तो बेसिकली एक कंपोजिट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारी सम टोटल ऑफ प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। कंपोजिट मतलब दो अलग अलग पैरामीटर्स, सम टोटल ऑफ प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट है, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज को दिखा रहा है। जो हमारी हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी है ये टिम्बर की ड्राई डेंसिटी को पे डिपेंड करती है या सिंपल डेंसिटी पर डिपेंड करती है या वेट डेंसिटी भी हो सकती है, और हार्डवुड जो है टिम्बर की उसकी प्रॉपर्टीज पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये एक इंडेक्स नंबर जो हमारा इवॉल्व हुआ, वो आईएस कोड उसके लिए जहां पर स्पेसिफाई किए गए हैं हमारी रेलवे ट्रैक में स्लीपर जो यूज करने हैं, दैट इज एज पर IS 10394। तो आपको एक कोड नंबर याद रखना है, बिकॉज इस तरह के एग्जाम्स में कभी कभी कोड भी पूछा जाता है। तो IS 10394 में हमारे वुडन स्लीपर जो रेलवे ट्रैक में यूज करने हैं उसके स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। ये रेलवे स्लीपर के जो डिफरेंट फेसेस हैं उसके, टिम्बर स्लीपर के उसके नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स को हमारा कोड कैसे डिफाइन करता है कि ये हमारा एक अरिथमेटिकल फिगर है, ठीक है, मैथमेटिकल फिगर है, ठीक है, टू सर्व एज अ गाइड, जो हमें गाइडेंस देता है फॉर इवेल्युएटिंग रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है यहां पे, ठीक है, ऑफ डिफरेंट टिम्बर स्पीसीज फ्रॉम स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये स्ट्रेंथ जो है ये दिस इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ के हिसाब से वो हमारी जो वुड है, टिम्बर है, वो सुटेबल है कि नहीं फॉर यूज एज अ रेलवे स्लीपर। इट इज ऑब्टेन्ड बाई कंबाइनिंग द वैल्यूज
ऑफ फ्यू बेसिक स्ट्रेंथ, कुछ बेसिक स्ट्रेंथ और हार्डनेस की प्रॉपर्टीज को कंबाइन किया गया है, इसी वजह से हम इसको कंपोजिट बोल रहे हैं। तो ये हमारा कंपोजिट इंडेक्स हो गया। और बिकॉज ये वुडन स्लीपर के लिए, तो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टिम्बर स्लीपर्स, और किसी स्लीपर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। ठीक है, केवल टिम्बर स्लीपर की सुटेबिलिटी हम चेक करेंगे इससे। कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर यूज एज अ रेलवे स्लीपर। ठीक है, तो दीज आर द प्रोसीजर्स कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें ये हमारी IS 10394 का जो कोड है उसके अकॉर्डिंग ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो दिया हुआ है इसमें। तो फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया कि S + 10H/20, जो S है ये हमारा किस पर बेस्ड है, जनरल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर ग्रीन एज वेल एज ड्राई टिम्बर, जो कि सीजन टिम्बर होगी। ठीक है, ड्राई टिम्बर जो होगी वो सीजन होगी, और वो एट 12% मॉइस्चर कंटेंट पे हम उसको रेकन करते हैं, मतलब रेफरेंस के लिए हम 12% मॉइस्चर कंटेंट लेते हैं। और हार्डनेस क्या होगी उस पर्टिकुलर ग्रीन और ड्राई टिम्बर की एट 12% मॉइस्चर, वो H से हम डिनोट कर रहे हैं। अब इस S पैरामीटर में कौन कौन से पैरामीटर्स डिपेंडेंट हैं जिसके बेसिस पे ये S वैल्यू हम जनरल स्ट्रेंथ डिफाइन कर रहे हैं। तो जनरल स्ट्रेंथ के लिए हमारा 5 पैरामीटर्स हैं जो कोड ने कहा है कि मॉडुलस ऑफ रप्चर होनी चाहिए स्टैटिक बेंडिंग टेस्ट से, फाइबर स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट में कितना आ रहा है, फाइबर स्ट्रेस इंपैक्ट बेंडिंग टेस्ट में कितना आ रहा है। तो स्टैटिक बेंडिंग टेस्ट आपने परफॉर्म किया, इंपैक्ट बेंडिंग टेस्ट परफॉर्म किया, और मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस यानी कंप्रेशन टेस्ट आपको परफॉर्म करना होगा। तो मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस आएगा और फाइबर स्ट्रेस आएगा कंप्रेशन टेस्ट में। तो बेसिकली 3 टेस्ट, पहला टेस्ट स्टैटिक बेंडिंग, इंपैक्ट बेंडिंग और कंप्रेशन टेस्ट आपको टिम्बर में करके उसके स्ट्रेंथ पैरामीटर्स निकालने हैं। तो जो S वैल्यू है वो इन स्ट्रेंथ पैरामीटर को के कंबाइंड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होगी। और H जो है दिस इज बेस्ड ऑन द ग्रीन एंड ड्राई वैल्यू ऑफ फाइबर स्ट्रेस, कंप्रेशन परपेंडिकुलर टू ग्रेन, एंड हार्डनेस, रेडियल हार्डनेस और टेंजेंशियल हार्डनेस। H इज द में हमने हार्डनेस टेस्ट परफॉर्म किया, और कंप्रेशन टेस्ट जिसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइबर स्ट्रेस कितना आ रहा है इलास्टिक लिमिट में वो किया। तो H इज द हार्डनेस। ठीक है, और मैथमेटिकल जो इक्वेशन, इंपेरिकल इक्वेशन आई S + 10H/20, इससे जो वैल्यूज आएंगी ये हमारी वैल्यूज को हम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, तो कोड में आप देख सकते हो बहुत सारी कैलकुलेशंस दी हुई हैं। तो अब जनरली ये देखा गया है कि जो टिम्बर स्लीपर्स हैं, बियरिंग प्लेट्स हम सभी स्लीपर्स में यूज करते हैं टिम्बर स्लीपर में जहां पर CSI वैल्यू 82 से कम है। जो इंडियन रेलवेज में जो डिफरेंट वुड्स के लिए जो हमारी रिकमेंडेड वैल्यूज हैं, सॉल के लिए जो बेस्ट वुड है हमारी सॉल हो गई, फिर नेक्स्ट बेस्ट वुड टीक है, फिर देवदार है, फिर चीड़ है। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी वुड आप सबसे पहले प्रेफर करोगे तो सॉल, टीक, देवदार, चीड़, बिकॉज इसके ही सीक्वेंस में आपका